तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टल चुका है, अभी कोई डेट नहीं आई है और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी 6 दिसंबर को है। तो ये सही समय है और सही मौका है कि जो हमारे स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हम गलत करते हैं, उनको सही कर लिया जाए। ठीक है, ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना हो, क्योंकि वो हमारे 1 से 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे ऐसे काट के ले जाती हैं, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। और मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं एज रेफरेंस। तो अब ये पॉइंट्स आप भूल जाते हैं, और ये ना भूलें इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये सेशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी के सारे प्रोविजंस। आज हम बात करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की। सबसे पहली बात ये करते हैं कि अमेंडमेंट करना ही क्यों। अमेंडमेंट इसलिए करना है, देखिए ये मेंस के आंसर के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अमेंडमेंट करने का मेन रीज़न ये होता है सो दैट वी कैन लिव नहीं, लिव तो बहुत छोटा वर्ड है, इवॉल्व विद द सोसाइटी। सबसे पहली बात तो यही है कि हम सोसाइटी के साथ इवॉल्व कर सकें। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट केटर्स टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो लोगों की नीड्स जो है वो चेंज होती रहती है और उसको हम केटर करते रहें, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ रिजिड बट फ्लेक्सिबल। इस पर एक बार क्वेश्चन भी आया है मेंस में। फ्लेक्सिबल रिजिड इसलिए बोला गया है कि यूएस की तरह नॉर्मल बिल पास करके ही हम इसे अमेंड नहीं कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल इसलिए बोला गया है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इसे अमेंड किया जा सकता है। तो आइए देखा जाए कैसे कैसे कंडीशन में अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में आता है पार्ट 20 में। ठीक है, अमेंडमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी जो आर्टिकल 368 के बाहर है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज नहीं है। फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3 ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये आपको चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ठीक, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई 50% स्टेट लेजिस्लेचर, ये चाहिए होता है जब आपको स्टेट में कुछ चेंज करना है, कि नाम चेंज करना है, ब्रेक करना है किसी स्टेट को, 2 नए स्टेट बनाने हैं, उसके लिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो पावर की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि वी आर यूनिटरी, मतलब हम बायस्ड हैं यूनिटरी की तरफ। अब आइए एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जिसने 9th शेड्यूल ऐड किया था। ये एग्रेरियन और लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था। इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के 1 पार्ट ए में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए थे। कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन सब को अगर आप अपने किसी भी कुछ भी बोलने के कारण इन सब चीज़ों को आप ख़राब करते हैं, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो लैंड रिफॉर्म की बात की जा रही है, इसी से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी हटाई गई थी। ठीक है, चलिए। Empowered state to make special provisions for advancement of socially and educationally backward classes। इसी के कारण आपको पता है कि SEBC बनती थी, स्पेशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। फिर इसके बाद आर्टिकल 338, 342 इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। मतलब ये इतना कहता है कि अगर किसी भी स्टेट को ये लगता है कि उनके पास कोई एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उनके एडवांसमेंट के लिए वो स्पेशल प्रोविजंस खुद से बना सकती है, सेंट्रल से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस सेंट्रल का कोई लॉ उससे बाधित न हो रहा हो। ठीक, फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली बार लिंग्विस्टिक के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ था, और वो पहला कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पत्ताबी सीतारमैया जो थे, उन्होंने अनशन किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी इसके कारण। तो इट इम्प्लीमेंटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेशंस, एबॉलिस्ड पार्ट ABCD स्टेट्स क्लासिफिकेशन, रीऑर्गेनाइज्ड इंडिया इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 UTs ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो पहली बार ये हुआ था।
प्रमोटेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस। ठीक है, फिर बात करते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने चेंज लाया था 8th शेड्यूल में, इसको याद करिएगा। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1967 का, उसने सिंधी को ऐड किया था एज 15th ऑफिशियल लैंग्वेज। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया था, जिससे टोटल 18 हो गए। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया था, इसने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को ऐड किया था। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं BDMS। ठीक, इसमें आप याद करेंगे कैसे याद किया जाए, MNK। ठीक, इसमें तो सिंधी आया था। फिर आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 की बात कर रहा था। इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू गोलकनाथ केस जजमेंट, अफॉर्म्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये बात देखिए, मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसने पार्लियामेंट की पावर को सुप्रीम बोल दिया था और कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971, जो प्राइवी पर्सेस दी गई थी जब इंडिया आज़ाद हो रहा था। प्राइवी पर्सेस क्यों दी गई थी? ताकि इंडिया में ऐड हो सके, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐड नहीं हो रहे थे, तो प्राइवी पर्सेस को एबॉलिश किया। जो प्रिविलेज और टाइटल ग्रांट किए जा रहे थे फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को, उनको भी हटाया। इससे यूसीसी को भी नुकसान हो रहा था। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी भी गलत हो जाती इससे, इसीलिए इन सारी चीज़ों को हटाया गया। ठीक, फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया, सिक्किम को स्टेटहुड मिली। सिक्किम को फुल फ्लेजेड 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बनाया। 10th शेड्यूल को ऑमिट किया, जो सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट का स्टेटस देता था। ठीक है, फिर आता है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये इमरजेंसी के वेग में इंदिरा गांधी ने लाया था। इसमें बहुत ढेर सारे चेंजेस हुए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रीएम्बल में क्या चेंज हुआ था? एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इस पे मेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पार्ट 4A ऐड किया था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी आर्टिकल 51A में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल क्या चेंज लाया था? कैबिनेट की एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गया था प्रेसिडेंट पे। हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू पावर को लिमिट कर दिया गया था। कंकरेंट लिस्ट में क्या किया था चेंज? 5 सब्जेक्ट को स्टेट से कंकरेंट में ले आया गया था। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स, जो कि रिस्टोर कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंजेस लाए गए थे, उसमें कई सारी चीज़ें गलत लग रही थी, तो लोगों ने फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और कई सारे राइट्स को रिस्टोर किया। सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया आर्टिकल 31, और इसको लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अंदर। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, इमरजेंसी पे एक वीडियो बनाया जा चुका है, वो जाके देख लीजिएगा। इसमें एक शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको चेंज किया गया आर्म्ड रिबेलियन से, और बोला गया कि कैबिनेट की रिटन एडवाइस चाहिए होगी तभी होगा। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो 1975 की इमरजेंसी लगी थी ना, उसमें जो हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा कि भैया इमरजेंसी लगा दो, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और कैबिनेट ने कुछ अप्रूव ही नहीं किया था, किसी को पता नहीं था, रातों रात इमरजेंसी लग गई। तो इसके बाद से ये कह दिया गया कि अब आपको अप्रूव करना ही पड़ेगा, रिटन में नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले। फिर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की गई थी। ये गारंटी किया गया कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये आपसे MCQ में कई बार पूछा जाता है। और ओरिजिनल 5 ईयर टर्म जो था लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको रिस्टोर कर दिया गया। अब फेज़ 2 की बात करते हैं, जहाँ पे इलेक्टोरल, लोकल गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। सबसे पहले आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ था, गया राम एक थे, उनके कारण वो बार बार पार्टी चेंज कर रहे थे, तो वही लाया गया था। ठीक है, 10th शेड्यूल आया था कंटेनिंग एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस टू कर्ब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म
आया राम गया राम इन्हीं के नाम पे पड़ा था। जो जो जहाँ जहाँ जीत रही थी वहाँ से पार्टी ये चेंज करते जा रहे थे और हमेशा पावर में रह रहे थे। तो इन्हें इसने क्या कहा, डिस्क्वालीफाइज मेंबर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। इसका कई सारा केस है कि कब कहा जाएगा कब नहीं कहा जाएगा। फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में। इसने वोटिंग एज फॉर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दी गई। आर्टिकल 326 को अमेंड किया था, ठीक। फिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 का, एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसने यूटी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली घोषित किया। आर्टिकल 239 AA और 239 AB को इंसर्ट किया गया। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली बना। फिर ये तो बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। 73rd से पार्ट 9 ऐड हुआ था, 11 शेड्यूल ऐड हुए थे जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, पार्ट 9, 11th शेड्यूल और 29 फंक्शनल आइटम्स, जिसमें क्या था, पंचायती राज। 74th में 9A, 12th शेड्यूल और 18 फंक्शनल आइटम्स। इसने मैंडेट किया था कि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन का होना चाहिए सारे लेवल ऑफ लोकल बॉडीज़ में। फिर आपका आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट टू एजुकेशन। इसने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स को एक फंडामेंटल राइट बनाया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 चेंज किया, आर्टिकल 45 ऐड किया और अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू 6 ईयर्स ऐड किया। इसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की 51A के पार्ट K में, फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। फिर बात करते हैं हम 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज़ को चेंज किया था। इसने टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग PM-CM, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कर दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट्स के लिए मिनिमम 12। एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन किया था। प्रोविज़न हटा दिया जिसमें ये बोला गया था कि अगर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर स्प्लिट करेंगे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2011, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और प्रोटेक्शन दे दिया। मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स एज अ फंडामेंटल राइट। कोऑपरेटिव्स फॉर्म करना, जैसे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कई सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 19 का 1 का C, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया 43B एंड पार्ट 9B में भी इसको ऐड कर दिया। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। फिर अब फेज़ 3 आता है जो रीसेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट्स थे, रीसेंट वाले। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में आया था। इसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया जिसने कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया। कोलेजियम सिस्टम क्या था कि कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब भी किसी को चूज़ करना होता था तो इन्हीं के में से ग्रुप बनता था और यही लोग चूज़ करते थे, तो उसको रिप्लेस किया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, आर्टिकल 124A, 124B और 124C स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015। फिर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में। इसने क्या किया, ऑपरेशनलाइज द 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंड 2011 प्रोटोकॉल बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। तो जो फर्स्ट शेड्यूल था टेरिटरीज ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, इस पे काम किया इसने, ठीक है। फिर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, ये सबको पता है, GST के लिए था, तो ये हमें नहीं लग रहा है बताने की ज़रूरत है। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है सिविल विथ IMET, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप या आपका कोई भी छोटा भाई, बच्चे अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 10th, 11th, 12th के सेशंस चाहते हैं तो हमारा चैनल है IMET फाउंडेशन, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बच्चों 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था। जो NCBC था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। आर्टिकल 338B ऐड किया, आर्टिकल 342A ऐड किया। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया। इसने आर्टिकल ऐड किया 15(6) एंड 16(6), अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन जनहित अभियान केस 2022।
जो नया केस हुआ था उसमें ये बात बोली गई थी। फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में 10 साल और बढ़ाया गया 2030 तक, और एंग्लो इंडियंस की सीट्स थी वो हटा दी गई, तो जो 552 सीट्स हुआ करती थी इससे घट के 550 हो गई है। कौन से अमेंडमेंट से? 104th से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट आर्टिकल 334 सीज्ड नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड 1 इन असेंबली। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021 restored state government's authority to identify and maintain their own list of socially and educationally backward classes। तो जैसे ऊपर बात की गई थी कि स्टेट्स अपने लिए खोज सकते हैं कि ये हमारे यहाँ कम है, सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो उसके लिए इन्होंने वापस से अप्रूवल दे दिया। आर्टिकल 342A को अमेंड किया, आर्टिकल 338B को किया और आर्टिकल 366 के पार्ट 26C को किया। ओवर रूल मराठा रिजर्वेशन इंटरप्रिटेशन। फिर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड NCT ऑफ दिल्ली असेंबली में रिजर्वेशन थी। इसने 330 आर्टिकल इंसर्ट किया, 332A किया और 334A किया, और पोस्ट डिलिमिटेशन को इफेक्टिव बनाया फर्स्ट सेंसस के बाद। ठीक है। अब 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th 12th में जो चेंजेस थे वो भी देखिए। 9th में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 11th में 73rd और 12th में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ ख़त्म होता है पूरा सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक अस, शेयर द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब। ठीक है। हम आपका BPSC, UPPCS और जितने भी स्टेट सर्विस हैं उसके लिए जनरल स्टडीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और BPSC के लिए और UPPCS के लिए हम स्टेट स्पेसिफिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है। और हमारे लाइव सेशन ज़रूर से ज्वाइन करें, और कोई भी नोट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, सिविल विद IMET। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।